देश में एक बार फिर से एक फिल्म को लेकर माहौल बना हुआ है, अजमेर ब्लैकमेल कांड। इस कहानी में जो एक किरदार है, जो एक जांबाज पत्रकार है, मदन सिंह। हमारे साथ मदन सिंह की बहन है, मदन सिंह की पत्नी है। ये ब्लैकमेल कांड जब से चालू हुआ तभी से वो लड़कियां खड़े ला ला के उसको देती थी। कोई और पत्रकार था, उसको मार के और रेलगाड़ी की पटड़ी पर डाल के आ गए। तो उसने कहा, बोले सच नहीं छापेंगे, पत्रकार होकर सच नहीं छापेंगे तो क्या फ़ायदा इस कलम का। ये लोग जब उसको धमकी मारते थे ना तो बोलता कोर्ट में चलो, बोले मैं सच्चाई सबूत साबित करूंगा, वहीं पे जाकर आप ने लड़ो ना मेरे से। अब उतर के ये लोग छटाझट उतरे सारे गाड़ी में से, जाने कितने थे भगवान जाने, और गोलियां चलाने लगे, नाले में गोली चलाने लगे। वो समझाते थे भैया, पर वो बोले मैं तो आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटूंगा, सब पीछे हट जाएंगे तो फिर कौन लड़कियों, आज अपनी बहू बेटियाँ होती तो अपन आगे नहीं बढ़ते कभी। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब मिले, सब कहते थे अगर ये जिंदा रह गया तो 100 को लेकर मार देगा, इसको ही ख़त्म करो पहले। हमको तो न्याय नहीं मिल रहा ना, आज ही मुलजिम खूब फिर रहे हैं ऐसे, हमको तो अभी तक ही न्याय नहीं मिल रहा है। जिंदगी है तो कोई नहीं मार सकता, ऐसे करके डायलॉग मारने लग गया और धीरे धीरे करके उसकी शांत हो गया। नमस्कार, अजमेर से थिंक 360 में स्वागत है आपका और मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। देश में एक बार फिर से एक फिल्म को लेकर माहौल बना हुआ है। कुछ आवाज पक्ष में है, कुछ आवाज विपक्ष में है, और जिस मुद्दे को लेकर ये फिल्म बन रही है, घोषणा हुई है कि 23 जुलाई को सिनेमा घरों में ये फिल्म आने वाली है। 1992 में अजमेर ब्लैकमेल कांड। कोई इस कांड को अजमेर ब्लैकमेल कांड के नाम से जानता है, कोई अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जानता है, कोई सोफिया सेक्स स्कैंडल के नाम से जानता है। लेकिन ये एक ऐसा कांड पूरे देश में हुआ जिसने सब समाज के मुंह पर कालिक पोत दी। आरोप अजमेर के खादिम परिवार पर था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों को, स्कूल में पढ़ने वाली सैकड़ों लड़कियों को एक गैंगरेप किया गया, या फिर मैं कहूं कि शिकार बनाया गया बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। और जब ये मुद्दा खुला, जब इसका खुलासा हुआ, तो पूरा देश इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल देख के सन रह गया। कहानी सुनने में, देखने में थोड़ी फिल्मी सी लगती है, लेकिन जब इस कहानी की परतें खुलती है तो हर किसी की रूह एक बार के लिए कांप जाती है। इस कहानी में जो एक किरदार है, जो एक जांबाज पत्रकार है, मदन सिंह, उन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता इस पूरे कांड में की, इस पूरे सेक्स स्कैंडल में की। मदन सिंह अजमेर से ही अपना एक अखबार चलाते थे, लहरों की बरखा। लगातार वो इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा अपने अखबार में करते रहे। लगातार 75 एपिसोड वो रिलीज कर चुके थे। जिस दिन वो 76वां एपिसोड रिलीज करने वाले थे, अचानक से उन पर हमला हुआ, उनके ऊपर गोलीबारी हुई। मदन सिंह किसी भी तरह से बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ, एक जांबाज पत्रकार को इस पूरे कांड में अपनी जान गंवानी पड़ी। वो पूरा परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में है। फिल्म इस मुद्दे पर बन रही है, देश में माहौल भी बना हुआ है, पक्ष विपक्ष में हर तरह की आवाजें हैं। खादिम परिवार या फिर दरगाह कमेटी अजमेर की है, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक धर्म को टारगेट करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म में अगर कुछ भी गलत दिखाया गया तो पूरे देश में इस फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। हम अभी अजमेर में हैं और इस पूरे मामले में जान गंवाने वाले जांबाज पत्रकार, लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह के परिवार के साथ में है। हमारे साथ मदन सिंह की बहन है, मदन सिंह की पत्नी है। पूरे देश में बाबरी के पक्ष में माहौल बना हुआ था, लेकिन एक और ऐसा कांड इस देश में हुआ था, अजमेर सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ ही। मदन सिंह की हत्या हुई। क्या कुछ पूरा मामला था, उनकी जो बहन है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी नाम है। तो मदन सिंह आपके भाई थे, छोटे भाई थे। आपके छोटे भाई थे, और आपको इस मामले की जो घटनाएं हैं, ज्यादातर घटनाएं पता है। थोड़ा सा बताइए क्या कुछ हुआ, क्या जिस तरह से उन्होंने लगातार इस का खुलासा किया पूरे कांड का। वो अखबार छापते थे, दैनिक लहरों की बरखा।
ये ब्लैकमेल कांड जब से चालू हुआ तभी से वो लड़कियां खड़े ला ला के उसको देती थी। दिए तो उन्होंने सभी अखबार में थे, बाकी दैनिक नवज्योति के संपादक था, उसको भी उन्होंने भी छापने की कोशिश करी तो उसको उठा के मारपीट करी। एक कोई और पत्रकार था, उसको मार के और रेलगाड़ी की पटड़ी पर डाल के आ गए। वो कैसे ना कैसे करके बच गया। हमारे भाई को भी बोला कि तुम भी ये बंद कर दो, ये छापो मत, बोले ये मेरे साथ में भी हादसा हो गया है, तुम भी ये न्यूज वगैरह बंद करो छापना। तो उसने कहा, बोले सच नहीं छापेंगे, पत्रकार होकर सच नहीं छापेंगे तो क्या फायदा इस कलम का। तो आखिरकार उसने इसको छापना शुरू किया। बहुत ज्यादा वो आते थे, बोले तेरे को क्या मेडल मिल जाएगा, इस तरह से छापना बंद कर दे, तेरी हत्या कर देंगे। एक और था जिसको मैं जानती नहीं हूँ नाम भी, उसको तो बांध के रेलगाड़ी की पटरी पर डाल के आए थे। वो तो कैसे ना कैसे करके बच गया। उन लोगों के साथ में जो हादसे होते थे किधर भी उसको छपा नहीं आखिरकार, तो इसको लाके देती थी। उसके पास प्रूफ वगैरह सब थे, जब तक जिंदा था सब उसने रख रखे थे। ये लोग जब उसको धमकी मारते थे ना तो बोलता कोर्ट में चलो, बोले मैं सच्चाई सबूत साबित करूंगा, वहीं पे जाकर आप लड़ो ना मेरे से, ये धमकी देने से क्या फायदा। ऐसा करके वो, जबकि वो फोन भी कैडल पे नहीं रखता था क्योंकि इतनी धमकियां आती थी। मेरी माँ ने जो डर जाए इसलिए वो उसको कैडल से उतार के फोन को रखता था, और जरा सा भी अगर फोन पे किसी ने कैडल पे रख दिया तो वो ही धमकियां शुरू हो जाता था, फोन बजना शुरू हो जाता था और ये धमकियां मिलती। आखिरकार उसने तो इस बात का परवाह नहीं किया और छापता रहा। आखिर कड़ी पे कड़ी चलती रही। आखिरकार एक हद तो जब हो गई, 4 तारीख के अखबार में उसने लिखा, डीआईजी के खिलाफ लिख दिया। 4 सितंबर को 4 सितंबर को जब उसको ये धमकी मिली, उसने 4 तारीख के अखबार में डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज का नाम छाप दिया था। मदन सिंह जी ने। किसके लिए छापा, क्या छापा उन्होंने? वो लड़कियों के बारे में ही छापा। अगर ये लड़कियों के साथ में ऐसा हो रहा, अगर आपकी बेटी हो तो क्या आप फिर भी आप इस तरह से ये इनकी सुनवाई नहीं करोगे। अब 70-72 कड़ी छाप दी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर इस बात के लिए उसने तो देखो सर किसी को भी नहीं छोड़ा। जो गलत लगा उसने वो सब, उन्होंने कई रसूखदार परिवारों के जो लोग थे, खादिम परिवार के जो लोग थे, उन लोगों के नाम लिख दिए। सबके लिखे, खादिम नहीं, सारों जो इसके अंदर शामिल थे उन सबके नाम लिखे, चाहे कोई भी हो, चाहे एल टू जेड। तो आखिरकार एंड की कड़ी के अंदर उसने ओमेंद्र भारद्वाज का नाम लिख दिया, डीआईजी। तो फिर 4 तारीख की ही शाम को उसको रात को 11:30 बजे यहाँ नाले के ऊपर जो पेट्रोल भरवाने जा रहा था ना, तब पहली गोली वहीं पे लग गई 4 तारीख को। फिर यह जो वहाँ पे जो उसने वो नाले के पास ही तो चल रहा था और नाले में गिर गया गोली। यहाँ पे छोटी पुलिया के पास। नहीं, शरीर में कहाँ गोली लगी? यहाँ पे पीछे पुलिया के पास वैन के अंदर बैठे हुए थे और रात को 11:30 बजे ये लगता है मेरे को पीछा किया गया उसका कि भाई कितनी बजे निकलता है, कितनी बजे क्या करता है। जब सारी जानकारी उसको कर कुरा के और निकलते वक्त वो भी गाड़ी भी सांग हो गई उसी की, और यहाँ पहली गोली यहाँ कूल्हे पे लगी, वो जाके उसके अंदर गुर्दे में फंस गई पहली गोली। तब है जो वो क्या करा, धच से गिरा ना तो नाला ही था पास के अंदर, नाले में गया, अंदर नाले में गिर गया। अब उतर के ये लोग छटाछट उतरे सारे गाड़ी में से, जाने कितने थे भगवान जाने, और गोलियां चलाने लगे, नाले में गोली चलाने लगे वो। तो वो है ना बिल्कुल सिमट गया दीवार के सिमट के बैठ गया। अब जब चला कर जो इतनी गोलियों की आवाज हुई तो घर में से लोग बाग निकलने लगे, निकल के आने लगे। यहाँ गोली कैसे चल रही थी, तब फिर उसको निकाला गया वहां से, निकाल कर अलवर गेट थाने के अंदर यहाँ पे ले गए। फिर वहाँ ले जाए, पूछताछ करी। फिर पूछताछ करने के बाद में फिर सीधा इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल में भर्ती रहा, कम से कम नहीं तो 8 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। उसको लगा ऐसे संदिग्ध हालत में लोग उसके घूम रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है। बाकी वो चल तो सकता नहीं था। गोली निकाल दी, अस्पताल में भर्ती कराया तो उसका पूरा पेट काट दिया। पी प्रसाद ने पूरा पेट काट दिया उसका, बाकी वो गोली उसकी नहीं निकाली, वहीं पे घुसी रही गोली। पेट काट दिया और गोली नहीं निकाली। ये हॉस्पिटल में होता है। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे वो? विक्टोरिया में। विक्टोरिया जेलन अस्पताल है हमारे यहाँ, उसके गवर्नमेंट अस्पताल है वो, तो उसमें भर्ती कराया गया था और वहीं पे उसका पूरा इतना बड़ा पेट काट दिया, बाकी गोली उसकी नहीं निकाली। हमको तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, हाँ पी प्रसाद डॉक्टर था वहाँ का, तो उसने गोली नहीं निकाली। और आखिरकार वो 8 दिन तक उसने जैसे तैसे निकाले। 8 दिन बाद बोला मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बोला एक पट्टा लेकर आओ, पट्टा बांधने का होता है ना बेल्ट जैसा, वो मंगा के उसने कमर के बांधा। और 12 तारीख को वो फिर से
पट्टा बांध के और खड़ा हुआ 8 दिन बाद। ठीक है। खड़ा हुआ तो बस उसी दिन से उसको संदिग्ध हालत लगने लगी। उसने कहा कि कोई ना कोई यहाँ पे पीछा कर रहा है मेरा। तो मेरी माँ रात को सारी रात बैठे बैठे माला जपती थी वहाँ पे, उसके वहाँ पे बैठी रहती। कि माता जी साथ हाँ, में थी, साथ में थी और वहीं पे ही रहती थी वो। दिन को तो सो जाती थी, रात को उठ के और वहीं पे बैठ जाती थी टेबल पे उसके पास। 8 तारीख की रात को बेड था बड़ा, उसके अंदर 4 पलंग थे, 2 पलंग उधर थे और 2 पलंग इधर थे। उसके यहाँ पे एक दीवार बनी हुई थी, 4-4 फुट की दीवार बनी हुई थी, 3-3 4-4 फुट की। तो उस दीवार के इधर 2 पलंग थे, दीवार के इधर 2 पलंग थे और बीच में से गली थी। उधर के सारे पलंग उस दिन खाली करवा लिए। उधर की पूरी लेन कम से 10-15 जो पलंग थे ना, सब खाली करवा लिए। और वो पहले पलंग, पहले नंबर पे इसको सुलाया गया जो दरवाजे से सीधा दिखता वार्ड था। में अकेले बचे? अकेले नहीं थे, बड़ा वार्ड था। बाकी वार्ड, बाकी इधर के वार्ड जो 2 अच्छा, उनके पलंग पास के जो 2 खाली बेड करा, थे, वो 4 खाली। पलंग की वार्ड था जिसमें बीच में दीवार थी, 2 पलंग इधर थे और 2 पलंग उधर थे। वो खाली करवा दिए। उधर वाले हिस्से के जिधर वो सो रहा था ना, पूरे के पूरे खाली करवा लिए। और इधर के हिस्से में जो थे ना, बीच में दीवार थी 4 फुट की जिसपे लोग बाग सामान रख दिया करते थे। तो इधर के खाली, इधर के तो रह गए और उधर के खाली करवा लिए। उसको सीधा दरवाजे के सामने एक पलंग पे लेटा रखा था। अब है ना, उसने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बोले इधर के पलंग भी खाली होते जा रहे हैं सारे। तो उसने कहा मेरे को मेरी माँ डरती थी ना हर बात से, तो उसने कहा मेरे को मेरी कमर दर्द कर रही है, एक पलंग से उठा के दूसरे नंबर पे सुला दो मेरे को। तो उसको उठा के दूसरे नंबर पलंग पे सुला दिया। दूसरे पलंग के पास इतना बड़ा खंबा था, वो खंबे से दरवाजा दिखता नहीं था, खंबे आड़ में आ गया उसके। तब जाके रात की टाइम हुई, 2-2:30 बजी होगी और है ना, एक आदमी धोती ओढ़ के आया, दूसरा है जो नीचे गर्दन करके चलता आया, एक और आया, 3 आदमी घुसे वाड़ में। मेरी माँ ने देखा मरीज है, पलंग खाली पड़े हैं इधर, तो इसलिए ये इधर ही आ रहे हैं। मेरी माँ खड़ी हुई और इसको जगह दी उन लोगों को। वो तो सट से उसके पैर के पास खड़े हो गए। खड़े होकर धनाधन गोलियां चलाने, तीनों के तीनों रिवॉल्वर हाथ में। और मेरी माँ यूं धक्के मार रही, यार मेरे छोरे को मारोगे क्या। और वो तीनों के तीनों उन पे गोली चलाते रहे। और वो डबल बेड का कम्बल ओढ़ के सो रहा था, तो उसने यूं हाथ ऊंचे कर करे अपने आप को बचाने के लिए यूं हाथ, तो 2 गोली तो उसके इस हाथ में लगी और 2 गोली इस हाथ में लगी, बाकी इधर कम्बल से पूरा शरीर छलनी हो। हाँ, शरीर पे नहीं लगी। अच्छा, 2 हाथ में इधर लगी और 2 इधर लगी, 4 गोली लगी, बाकी की इधर उधर जाने लगी गोलियां। तो फिर जाके वो पेट में तो पहले ही लग गई थी ना। फिर जाके इन्होंने देखा पूरी गोलियां तो हो गई खत्म। तो जो वो धोती ओढ़ के आया था ना, वो बड़ी बंदूक दबा के लाया था, एक बड़ी वाली बंदूक। तो उसने वो पैर जो ऊंचा कराना, तो ये पैर उगाड़ा हो गया था घोड़ा। तो उसने वो निशाना लगा के उस घोड़े को ऊपर एक गोली मारी, मार के गोली, और ये तो भागने लगे। अब गोलियां हो गई थी खत्म, ये भागने लगे। तो मेरी माँ ने कहा मेरा छोरा तो मर गया, इतनी गोलियां चली तो अब कहाँ बचेगा। तो वो उनके पीछे भगी, तो पीछे जो रह गया ना, 2 तो भग गए आगे, वो जो पीछे रह गया ना, उसके मेरी माँ ने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के ऐसी कश्ती होकर बैठ गई। मेरी माँ 1 क्विंटल की थी, करीब मोटी थी वो। तो उसने उसको हिले ही नहीं दिया। अब पैर पकड़ के जो बैठ गई, तो फिर वो बाहर से चिल्लाया। तब मेरी माँ ने देखा बाहर से चिल्लाया कौन अंदर। बोला अरे सवाई पप्पू जाओ और जितेंद्र को छुड़ाओ, चाहे बुढ़िया को मारना पड़े। तब मेरी माँ ने देखा कि बाहर से आवाज लगाई कि सवाई और पप्पू जाओ और बुढ़िया उसके जितेंद्र चौधरी के पैर छुड़ाओ, चाहे बुढ़िया को मारना पड़े। तब माँ ने पाँव किसका पकड़ा? जितेंद्र चौधरी का पकड़ रखा था। जितेंद्र चौधरी का। हाँ, ठीक है। और बाहर से आवाज लगाता है और वो कहता है सवाई सिंह और पप्पू जाओ और जितेंद्र चौधरी के पैर छुड़ाओ, चाहे बुढ़िया को मारना पड़े। तो मेरी माँ ने देखा बड़ा भाग, तभी तो मेरी माँ को मालूम पड़ा। और जो भाग रहे हैं वो सवाई पप्पू भाग रहे हैं, और जिसका मैंने पैर पकड़ रखा है जितेंद्र चौधरी है। तो मेरी माँ ने तो ऐसा कस्ता पैर पकड़ लिया कि अब ये पूरा घटनाक्रम हॉस्पिटल में हो रहा है, गोलियां चल जाती हैं, आरोपी वहां से भाग रहे हैं, अपराधी वहां से भाग रहे हैं। वहां पब्लिक का क्या मूवमेंट हुआ? हॉस्पिटल में गार्ड होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ। यही तो कह रही हूँ, डॉक्टर शंभूनाथ करके वो वहाँ पे वार्ड वाला था, उसका इतनी सी दूर पे उसकी टेबल लगी थी, इतनी सी दूर पे, उसका कहाँ पता नहीं। हॉस्पिटल प्रशासन पूरा मिला हुआ था। हॉस्पिटल ने देखो उनको तो वो तो गोली देख कर सब वो रह गए। हमारे भी आदमी थे, बाकी वो बिल्कुल पत्थर बन गए। एक तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को बचा सकती है, नहीं तो उसका ससुर था वहाँ पे। कुछ मिले थे, कुछ डर से नहीं आए। हाँ, वो सब कह रही हूँ ना,
यहाँ तक कि पुलिस वाला अपने बाप का इलाज करा रहा था। सुमेर सिंह पुलिस वाला है, वो आज भी शायद जिंदा होगा या तो, उसने अपना बाप का इलाज करा रहा था इधर के वार्ड में। जो 4 बता रही हूँ ना मैं आपको, इधर के वार्ड में वो पुलिस वाला अपने बाप का इलाज करवा रहा था। वो था उस रात को, बाकी वो भी कुछ नहीं बोला। तो मदन सिंह की मां ने जितेंद्र चौधरी के पैर पकड़ लिए और उसके बाद में फिर वो आवाज लगाते हैं। फिर आवाज लगाता है, बोला जाओ आगे सवाई। क्या होता है? फिर बाद में मेरी माँ को आए, वापस भाग के आए और आकर जो बंदूकें थी ना इनके हाथ में, उसी से मेरी माँ के हाथ पे मारने लगे, मुट्ठियों पे घोदे मारने लगे नोक से। अब फिर भी मेरी माँ ने उसके पैर छोड़े नहीं, मारते रहे 5 मिनट तक मारते रहे ये लोग, बाकी मेरी माँ ने पैर नहीं छोड़े। फिर ये सवाई ने क्या करा, वो जो बंदूक लेके आया था ना बड़ी, उसको औंधी करी और इतनी जोर से मेरे पैर, माँ के पैर में मारा औंधी करके। तो मेरी माँ ने कड़ी पहन रखी थी, पहले कड़ी पहनती थी लुगाइयाँ, जो वो कड़ी पहन रखी थी तो उस कड़ी पे लगी ना तो बट टूट गया घड़ी उसका बंदूक का, और मेरी माँ का पैर झन्नाया फिर जोर से। तो वो झन्नाने से मेरी माँ ने उसके हाथ छोड़ दिए। फिर वो सब भग गए। अब मेरी माँ जब सब भग गए ना, तो वो सामान जो पड़ा था ना, झोला ओला जो बंदूक डाल के लाए, धोती वोती ये सब इकट्ठी करने लगी मेरी माँ। इकट्ठी करने लगी तो फिर मेरा भाई बोला भाई मैं ठीक हूँ, तू घबराए मत भाई, यूँ बोला फिर वो। तो फिर मेरी माँ ने देखा छोरा तो जिंदा है, चलो तो सारा सामान बटोर के, इतने में फिर यहाँ पे फोन आ गया था हमारे, जो फिर मैं और मेरा भाई दोनों के दोनों फिर वहाँ गए। हम वहाँ गए तो मेरी माँ बदहवास सी है ना उन सामानों को बटोर रही। हॉस्पिटल हाँ उसी टाइम हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर क्या देखा आपने वहाँ? फिर वहाँ पे कह रही ना, फिर पुलिस आई बाद के अंदर, पास में थोड़ी सी दूर पे ही थाना पड़ता है। फिर पुलिस आई, सारे पुलिस आकर इकट्ठे हो, बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बोला अब मेरी माँ ने कहा आप लोग हमारी सुरक्षा कर रहे थे ना, ये सुरक्षा देखो, आप इतनी गोलियां चली और आपको आवाज ही नहीं आई है, इतनी गोलियां चल रही थी। इन सबके नाम छापे थे मदन सिंह ने? हाँ सबके नाम छापे, ये लोग भी शामिल थे? ये लोग शामिल थे, कह रही ना। हाँ आरोपी थे ये, उनके फोटोज भी थे। वो कह रही हूँ ना, फोटो भाई फोटो सब कुछ छापता था, तभी तो ये लोग सारे के सारे मिलकर। उसके बाद में आप हॉस्पिटल पहुंचती हैं, पुलिस आ जाती है, फिर मेरी माँ ने सारी बातें उनको बताई, इस तरीके से ये आए और इतनी गोलियां चलाई। तब जाकर फिर जो उसको नीचे के वार्ड में ले आए मदन को, सारा बात वो करा के लेखा जोखा करा। पहले ऊपर के वार्ड में थे, फिर नीचे के वार्ड में लाके उसको भर्ती कर दिया। अब उसका वहाँ पे फिर 3 दिन तक फिर इलाज चलता रहा उसका, 3 दिन तक जिंदा रहा वो, जिंदा रहा। तो हम लोग गए उसको देखने के लिए, तो एक कंपाउंडर है ना इंजेक्शन लगा रहा था उसकी डिप चढ़ रही थी और वहाँ पे इंजेक्शन लगा रखा। तो वो जो इंजेक्शन लगा तो वो कर रहा तो उसने कहा कि क्या नाम देने, अरे बोले कि कर रहा क्यों रहे हो। तो उसने डायलॉग मारा एक, बोले करनी करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए, बाबे पेड़ बम्बोल का वो आम खां से खाए। मैं ये डायलॉग वो जो कंपाउंडर था ना, उसने ये डायलॉग मदन सिंह को हाँ हमारे को सुना रहा था वहीं पे खड़ा, और वो लगा रहा था, डिप चढ़ रही थी ना उसमें इंजेक्शन लगा रहा था, तो वो ये डायलॉग मार रहा था। तो मैं और मेरी बहन दोनों के दोनों हम गए हुए थे, 4-5 बजे का टाइम था शाम का। तो वहाँ जाके वो 15 तारीख के दिन की बात है, ये 3 दिन जिंदा रहा। 12 तारीख को गोली लगी थी दूसरी, और 3 दिन तक फिर वहाँ पे जिंदा रहा। उसने वो इंजेक्शन, वो जब मरा नहीं ने तो इन्होंने कहा ये कैसे मरेगा, इसका कोई इलाज करो। उसने कह दिया ऐसी कोई गोली बनी नहीं जो मुझको मार सके। उसके मदन का ये वाक्य थे कि ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझको मार सके बोले। तब जाकर उसने वो ड्रिप के अंदर क्या मालूम जहर का इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया कुछ समझ में नहीं आया। बाकी जो वो वाक्य बोला ने, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये वाक्य बोलना कोई मामूली बात नहीं है। करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, बावे पेड़ बम्बुल का वो आम खां से खाए। मतलब तुमने ये लिखा, ये लिखे बबूल का पेड़ बोया। हाँ तुमने पेड़ का पेड़ बम्बुल का बोया, फोटो तो इसका बबूल का पेड़ बोया, तो ये वजह तो तुमको यही मिलेगा, गोली ये मिलेगी ना। तो ये डायलॉग उसने बोला, तो हम दोनों ने बहनों ने उसकी तरफ देखा, तो वो फिर शक पकाया। वो जाना नहीं कि ये जानते तो है नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, उसने जिस तरह से बोला ना, तो फिर हम लोगों ने उसकी तरफ देखा ना, तो फिर वो घबरा के बोला आज उसका दिन है, कल तुम्हारा भी आएगा। अरे दिन तो जब आएगा ना जब तू जिंदा छोड़ेगा। उसके बाद में उसने जाना क्या इंजेक्शन लगाया, उससे उल्टियाँ होने लगी, उसको उल्टियाँ होने लगी। धीरे धीरे उल्टियों का दौर बढ़ता गया यहाँ तक कि इतनी उल्टी हुई कि उसकी उल्टी तो उस इंजेक्शन के बाद में बंद ही नहीं हुई। धीरे धीरे जो वो टाँके थे ना, वो धीरे धीरे वहाँ से फटने लगे, और उनमें से फुद करके वो निकलने लगा। काला कादा सरीका जो उसके पेट के अंदर सारा हो गया जहर का, जो वो निकलने लगा। निकलते आखिरकार वो बोला, पी प्रसाद बोला, बोले तुम गोली मारने उसको गए क्यों।
अरे वो तो वैसे ही मर जाता, मैंने तो उसका पूरा पेट काट दिया था। कि तुम गए क्यों? मैंने तो पूरा पेट काट दिया था उसका, वो गोली तो लगाई निकाली कहाँ नहीं कहाँ थी। हॉस्पिटल में कहाँ? उसको किसी ने बताया, किसी जगह बोल रहा था, जो उसने आके बोला हमारे को, बोला आपके बच्चे की गोली तो निकली ही नहीं है। बोले वो तो बोल रहा पी प्रसाद बोल रहा है। बोले तो गोली मारने क्यों गया? वो तो वैसे ही मर जाता, गैंग्रीन फैल जाता, मैंने गोली ही नहीं निकाली उसके पेट में से। फिर जाकर एंड में हमको मालूम पड़ता है पोस्टमार्टम उसी दिन वो जहर धीरे 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 असर करने लगा, धीरे धीरे उल्टियों की दौर बढ़ने लग गया। आखिरकार 12 साढ़े 12 बजे ऐसी हालत हो गई उसकी, सारी दूर से फट 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 करके पेट में से टाँके फट गए और सारा मलबा बाहर निकलने लगा। फिर जाके मेरी माँ ने कहा कि बेटे भगवान का नाम ले तू, बस केवल भगवान का नाम ले। मेरी माँ इतनी परेशान हुई थी, 25 आदमियों को पालने वाला था वो, बाकी क्या करें। देखते देखते मेरी माँ के सामने मेरी माँ ने कहा बेटा तूने ये नहीं छापता तो इन्हें। बोला अगर मेरी ज़िंदगी है ना तो मुझको कोई नहीं बचा सकता, और मेरी मौत है तो मुझको कोई नहीं बचा सकता। बोला ज़िंदगी है तो कोई नहीं मार सकता। ऐसे करके डायलॉग मारने लग गया और धीरे धीरे करके उसकी शांत हो गया बिल्कुल। आप बड़ी बहन हैं उनकी, आपसे बात की तो पता चला कि आपने परवरिश की उनकी, मदन सिंह की। हमने कभी ये निडरता कहाँ से आई उनमें? देखो हमारे घर के अंदर ऐसा कोई बुजदिल आदमी नहीं है कि जो देख के रन सुना हो जाए, देख के दुख को भूल जाए। हमने इतने मुश्किलों से पाला बच्चों को भाई, कभी हमने ना इनको गलत रास्ते नहीं जाने दिया और ना गलत शौक सिखाया। आज भी बच्चे इतने सही है, ना तो कोई शौक में है, ना दारू बीड़ी सिगरेट किसी शौक में नहीं है, केवल रोटी साग का शौक है, बस वही खाते हैं बस। और हमने कभी उसके बाद की घटना बताइए। हॉस्पिटल में मदन सिंह का निधन हो जाता है, और उसके बाद फिर बाद के अंदर जहांगीर खां थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अलवर गेट के ऊपर जहांगीर खां यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो थे बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी। तो उन लोगों ने ये सब जनों ने फिर ऐतराज किया ना, तब उन्होंने फिर उसको उठाया, पकड़ लिया रातों राती। फिर उसको उठा के फिर जो बोला अब हम इसको यहाँ से ले जाएंगे नहीं जब तक आप मुजरिम को नहीं पकड़ोगे। बोले तब इन्होंने रातों रात उनको सबको उठाया। तब उन्होंने अपनी माता जी मुद्दा ये है, इतना सब कुछ हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, अजमेर की जनता उस वक्त क्या कर रही थी? बड़ा शहर है अजमेर, क्या माहौल? उन लड़कियों के बयान होते थे वहाँ पे बंद कमरे के अंदर वो जाता था, क्योंकि वो तो अखबार चलाता था ना, और अपलोड अखबार था उसका तो मान्यता वाला, तो वो तो उसको मना भी नहीं करते थे। अंदर सारे के सारे एक कमरे के अंदर लड़कियों के बयान होते थे। लड़कियों ने बयान दिए, बहुतों ने बयान दिए लड़कियों ने बंद कमरे के अंदर। बाकी जो वो मेरा भाई शांत होने से सारी लड़कियों की हिम्मत परास्त हो गई, क्योंकि उनको कोई देखने वाला सुनने वाला कोई बाद में बचा नहीं। ऐसा हमारे अजमेर में तो मेरे भाई ने कितनी बारी कहा, दीनबंधु चौधरी को लिख के खड़े दिए, बोले आप भी खड़े हो मेरे संग में, इतने मेरे को ये धमकी भरे ये आ रहे हैं तो आप भी खड़े हो गए तो हमारी उस घटना पे अब फिल्म बन रही है अजमेर 92। फिल्म के समर्थन में भी बातें आ रही हैं, विरोध में भी बातें आ रही हैं। अजमेर के जो दरगाह कमेटी है उन्होंने कहा है कि एक धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। बाकी सब बातें ठीक है। उसके बाद में जो एक कानूनी कार्रवाई हुई, क्या लगता है कि फिल्म बना देने से आपके परिवार को न्याय मिल जाएगा? अभी भी कुछ आरोपी ऐसे हैं कि कानून अपना शिकंजा उन पर नहीं कस पाया है। किसी को किस तरह से अगर कानून अगर साथ देता तो मेरा भाई नहीं मरता। कानून ने साथ नहीं दिया, कानून ने भी साथ नहीं दिया। कानून खुद देखो, आप देखो डीआईजी कितने बड़े ओहदे पे बैठे थे, उसी दिन उसने डीआईजी का नाम लिया और उसी दिन उसकी गोली लग गई। तो कानून कहाँ था? कानून नहीं था ना उसके संग में। कानून अगर उसके संग में होता तो उन लोगों को पकड़ता। कोई डांडस बंधाने के लिए आया आपको? कोई नहीं आया। 50,000 कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई पत्रकार? नेता तो ये हमारे यहीं तो राजकुमार जयपाली तो था, मेरे भाई ने उसको बनाया। मेरे भाई ने उसी को नेता बनाया, उसके संग लगा। चामुंडा में उसके नाम का बकरा चढ़ा के आया, ये सब घर भग गए थे। बल्कि चाहे तो इसके माँ बाप सारे वो जब हारने लगा ना, वोट कम होने लगे ना, तो ये खुद ही घर भग गए। मेरा भाई वहीं पे डटा रहा। इसको खुद राजकुमार जयपाल को जिताने में मेरे भाई का पूरा हाथ था। और नहीं तो बकरा चढ़ा के आया, ये जीतने, ये हारने लगा ना, तो इसके घर वाले तो भग गए सारे। और मेरा भाई अकेला वहीं खड़ा रहा, बोला हे मैया ये जीतना चाहिए। बोले
और आखिरकार ये जीता, इसके नाम का बकरा चढ़ा के आया है, खाना बना के घर से ले गया। मेरी माँ ने कहा बेटा बकरा काटना मत ही, अपने को किसी की हत्या नहीं लेनी है। तो बकरे को कान में कुड़की डाल के चढ़ाया ना, वहाँ पे माता के हलवा बना के दिया, भर भर के बाल्टियाँ पुड़ियाँ दी है, आलू की सब्जी, ये सब वैन में ले जाके भोग लगा के आया चामुंडा के। और उसके बाद भी फिर क्या हुआ उन जिन पर आरोप था, उन लोगों का क्या हुआ? किसे सजा मिली? देखो फिर जहांगीर खान ने फिर उसको पकड़ लिया, पकड़ के फिर उनको मारा कुटी करी। उन्होंने सब अपना गुनाह कबूल किया। भगवती देवी उसकी माँ थी ना, वो सारे नेता उनको, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं आया, बाकी भगवती देवी के सब नेता को लेके अलवर गेट थाने पहुंच गई और बोला मेरा बेटा निर्दोष है। बोले छोड़ो। तब जहांगीर खान ने कहा कि निर्दोष कोई नहीं है, तेरे बेटे ने ये सारे देख ये गुनाह सब कबूल करें। तब जाकर वो भगवती अपना सब लेके घर गई। और वैसे हमारे साथ में किसी ने भलाई नहीं करी है और कोई हमारे को ढाढ़स बंधाने नहीं आया। फिल्म बन रही है अब उस पूरे मामले पे। अब देखो फिल्म बन रही है, अगर इसके अंदर अगर कुछ होता है और उन लड़कियों की भी बेचारियों की इज्जत बचती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो मुजरिम है उनको तो देखो सरकार आज तक है ना, कितने साल हो गए, 4 साल के अंदर 1904 में फैसला हुआ था ना, 2004 में, आज तक वो हमने वहाँ अपील लगा रखी है। सरकार ने भी हमारी तरफ से अपील लगाई है, बोले ये निर्णय गलत हुआ है, आप इसकी अपील लगाओ वापिस से। बाकी हाई कोर्ट में आज कितने साल हो गए, वहां से आज तक उगड़ा ही नहीं है, वो केस ही नहीं उगड़ा है। क्या खत्म हो जाएंगे हम लोग, जिसके बाद में सुनवाई होगी। इन लोगों को सजा, ये खुद मर जाएंगे अपने तरीके से, तब मजा सजा मिलेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। इसको न्याय को तो देखो, न्याय कितना कितना वो है, इतने वर्षों तक क्या अभी सुनवाई नहीं हुई इसकी केस की। और जो भी कुछ कांड होता है वो हमारे बच्चों पर आ जाते हैं। अभी बताओ, जो कोई मारने वाला यूं थोड़ी बोलेगा कि मैंने मेरे बाप का बदला ले लिया मार के, और भाग भैया भाग। वो बेचारा ससुराल गया हुआ है, एक दिन पहले बीकानेर गया रात को 10 बजे, सुबेरे ये कांड वहाँ जग बीकानेर पहुंचा है और ये कांड हो गया दोपहर को 1 बजे। अब बीकानेर से 1 बजे कैसे आ जाएगा वो, हैं? सासरे सुबह रात को गया, सासरे 10 बजे, और सुबेरे जो 5 बजे वहाँ बीकानेर पहुंचा है, और वहां से यहाँ 1 बजे ये मर्डर हो गया छोरे को। उसके बाद परिवार का क्या हुआ? आपने कहा कि 25 लोगों का पेट वो पालते थे। हाँ, बहुत मुश्किल से पाला भैया हमने इतनी मेहनत करी है। मेरी माँ ने इस प्रेस को चलाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, जो भी था ना वो सब बेच दिया। यहाँ तक कि तो मेरी माँ जो जेवर बेच रही थी ना, तो आप देखो क्या नाम जिन्हें जेवर बेचने गई तो वो जेवर वाला बोलता है, बोला देखो एक ये हैं पत्रकार हैं साहब, ये जेवर बेचने आए। और वहीं पे ही दैनिक नवज्योति के जाने कौन पत्र खरीद, वो सोने की चेन खरीदने आया था पाइजेब। देखो एक ये है साहब, देखो ये नंदलाल जौहरी लाल के हम सारा जेवर वहीं बेच के आए थे। तो वो हमारे को डायलॉग अखबार चलाने के लिए मेरी माँ ने एक एक चीज बेच दी। बाकी 12 साल तक मेरी माँ ने अखबार चलाया। वो अखबार मेरी माँ ने ही चलाया तो लोगों ने था, बाकी मेरी माँ उसका देखभाल करने का, पैसा टका लगाने के लिए मेरी माँ सब कुछ बेच दिया, जेवर वेवर। भाई चले कैसे मेरे छोरे का अखबार चलता रहे, जिसके पीछे जान गई है वो चलता रहे। बाकी ये तो हाथी है, हाथी की तरह का मुंह फाड़ रखा है इसने, इस कैसे चला सकते हैं बच्चे। तो इसलिए फिर धीरे धीरे करके, और मेरी माँ तो शांत हो गई थी, फिर बच्चों की बस की बात थी नहीं, तो फिर ये धीरे धीरे करके बंद कर दिया ऐसा अखबार को। तो ये उन जांबाज पत्रकार मदन सिंह की बहन थी। सुनने में ये कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन इन्होंने जो देखा, जो सहन किया, वो सब कैमरे के सामने कहा है। बाद में ये मामला कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से एक पचड़े में फंसा कि अभी तक ठीक न्याय इस पूरे मामले में नहीं हो पाया। उन्हीं लहरों की बरखा के संपादक और जांबाज पत्रकार मदन सिंह की पत्नी आशा कंवर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, उन दिनों जो ये सब कुछ घट रहा था, 75 एपिसोड वो रिलीज कर चुके थे, 76वें की तैयारी थी। क्या बात हुई आपकी उन दिनों उनसे? आपको जानकारी में था ये सब कुछ? धमकियां लगातार मिल रही थी, आपने समझाया उन्हें या फिर? समझाते थे भैया, पर वो बोले मैं तो अब आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटूंगा। बोले जी, हम बहुत समझाते थे, देखो बंद कर दो, कुछ हो जाएगा तो हमारी जिंदगी। लगातार धमकियां मिल रही थी। हाँ, तो फिर हमारा क्या होएगा।
तो बोला अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे मानने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं थे, मानने ही नहीं थे वो। बिल्कुल ही नहीं माने थे। ठीक बात है। वो जानकारी है कुछ किन किन लोगों की धमकियां उनको मिली, लगातार फोन बजता था? ये मुझे इतना पता नहीं। आपसे कभी चर्चा करते थे वो इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये हो रहा है पूरे शहर में, ये लोग शामिल हैं? हाँ, ये ऐसे तो बोलते थे कि भाई चिट्ठियाँ आ रही है, किसी की धमकियाँ आ रही है मुझे, राजकुमार की है, जयपाल है, ये है वगैरह। ठीक बात तो है। फिर बोला, मैंने हमने सोचते, मैंने कहा बंद कर दो, देखो बच्चे छोटे छोटे आपने समझाया उन्हें? हाँ समझाया, पर वो बोले अब सब पत्रकार हट गए पर मैं नहीं हटूंगा, बोले चाहे मेरे को अब तो कुछ भी हो जाओ, बोले पहल तो कोई करेगा नहीं। पहल करना जरूरी है, बोले पहल तो करना पड़ेगा, सब पीछे हट जाएंगे तो फिर कौन लड़कियों आज अपनी बहू बेटियाँ होती तो अपन आगे नहीं बढ़ते क्या, बोले। तो वो लड़कियां खुद उनके पास आती थी जो इस स्कैंडल का शिकार थी, थी? लड़कियों के माता पिता भी कई आते थे, कई खत्म हो गए, कितने आत्महत्या कर लेते थे अपनी। कई लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली इस हाँ, मामले में। कई माँ बापों ने भी कर ली, बहुतों ने, जो भी बेटी की इज्जत जा रही एक कहानी ये भी चलती है, जब ये पूरा खुलासा हुआ तो कहा जाता है कि जब अजमेर की किसी लड़की का रिश्ता होता था, ये अखबारों में छपी है ये बात, तो अजमेर आकर लोग ये मालूम करते थे, अखबार वालों के पास जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस जाते थे, कि फोटो लेकर जाते थे कि एक बार इस लड़की के बारे में बताइए। हाँ ऐसी कुछ कहानियाँ उस हाँ, स्कैंडल से होती जुड़ी थी हुई उस है। समय, होती थी। हाँ, तो मदन सिंह के साथ में हुआ कभी ऐसा, कोई फोटो लेकर आया हो, पूछा हो लड़की के बारे में कि ये अब लड़की? भैया वो तो वो वहीं रखते थे, इसका तो पता हमको ही नहीं ज़्यादा। ठीक बात है। और जो उस समय सब कहते हैं कि इन्होंने नहीं करा, तो मर्डर तो हुआ नहीं, किसने करा फिर? हैं? हमको तो न्याय नहीं मिल रहा ना, आज ही मुलजिम खूब फिर रहे हैं ऐसे ही, हमको तो अभी तक ही न्याय नहीं मिल रहा। अजमेर के खादिम परिवार पर आरोप था, चिश्तियों पर आरोप था, बड़े रसूखदार लोग थे। ऐसा कहा जाता है कि रसूख और पावर के आगे जो न्याय था वो कहीं धूमिल हो गया। अब ये तो भैया ज़्यादा मेरे को तो बड़े बड़े नेता है, सब मिले हुए थे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब मिले, सब कहते थे अगर ये जिंदा रह गया तो 100 को लेकर मार देगा, इसको ही ख़त्म करो पहले। वो ही सबसे पहले टारगेट इनको ही बना रखा था, बोले अगर ये जी गया ना तो कितने नेताओं का, कितनों का मतलब वो होएगा खुलासा, इसलिए इनके साथ ऐसा हादसा करा इन्होंने। ठीक बता, आप थी उस वक्त जब उनके साथ गोलीबारी हुई हॉस्पिटल में लगातार? मैं नहीं जाती, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं यहाँ घर पे रहती थी, ये जाते थे, हमारे माता जी जाते थे। तो आपने कभी पूछने की, जानने की कोशिश नहीं करी? अजमेर पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था कि अब भैया हमको तो उस समय किसको शुद्धि रहती है, एक अपना इंसान जाता है तो अपन को वो रहता है ना कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कोई मदद नहीं थी, किसी को कोई सहायता नहीं थी, तो फिर क्या करते? हमने मेहनत मजदूरी कर कर के बच्चों को बड़ा किया है, बहुत मेहनत करी भैया। और आज भी हमारे बच्चों पे, जैसे आज किसी के ही कुछ होता तो हमारे बच्चों को पहले फंसा देते कि इनका मैटर इनके साथ चल रहा है, इनका मैटर इनके साथ चल रहा है। न्याय आपको अभी तक नहीं इस मिल पूरे रहा मामले है, में अभी भी नहीं पाया मिल है? रहा कोई हमको। सहायता किसी की तरफ से नहीं मिली? नहीं मिल रही कोई थी ढांढस बधाने आपके यहाँ कोई नहीं आया। घर पे नहीं आया? ठीक बात है। तो ये मदन सिंह की पत्नी थी, उस जांबाज पत्रकार मदन सिंह की, जिन्होंने इस पूरे सेक्स स्कैंडल की परतें खोलकर रख दी। अजमेर से वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोग